चलिए, पिछली कक्षा में हमने अलंकार पढ़ा। पिछली कक्षा में हमने अलंकार पढ़ा। कौन कौन सा अलंकार पढ़ा? यमक और श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। डायरी उल्टाने की जरूरत नहीं है, कॉपी उल्टाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हाथ उठाइएगा। अलंकार किसे कहते हैं बताएंगे? याद किया आपने? हाँ, प्रिया। प्रिया, आप बताइए कि अलंकार किसे कहते हैं? जो किसी शब्द को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। तनुप्रिया के पास चलते हैं। अलंकार की परिभाषा बताइए। ऐसे शब्द जो किसी भी वाक्य को अलंकृत करे उसे हम अलंकार कहते हैं। चिंता नहीं करो, हम कट कर देंगे। अलम करोति, कोई बात नहीं, सुनो। अलम करोति इति अलंकार। काव्य को अलंकृत करने, जिससे काव्य की शोभा बढ़ाई जाए या जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकार आचार्य भामा ने यह परिभाषा दी है, और जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो प्रिया, तनुप्रिया ना, तनुप्रिया, आप बताइए कि अलंकार किसे कहते हैं? अलम करोति इति अलंकार आचार्य भाम के अनुसार जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। बहुत अच्छी बात, ताली बजाइए। बहुत अच्छी बात। मैंने आचार्य दंडी की भी परिभाषा लिखाई थी। एनीवन? चलिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन, हाँ। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक ताली इनके लिए भी। अर्थात आचार्य दंडी के द्वारा जो काव्य जो तत्व या धर्म जो तत्व या धर्म जो काव्य की तत्व जो काव्य की जो तत्व या धर्म काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति। तो अलंकार के साथ आज हम लोग छंद को जानेंगे। अलंकार के बाद आज हम लोग छंद को जानेंगे। अब समझिए, सुनिए। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कविता के 5 उपकरण होते हैं, 5 तत्व होते हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ पोएम। छंद, अलंकार, रस, गुण और रीति। छंद, अलंकार, रस, गुण और रीति। और इन्हीं 5 उपकरण में से एक ऐसा नाम है जिस नाम के आधार पर हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कालखंड का नाम रखा गया है। हाथ उठाइएगा, बोलिएगा, हाथ उठाइए। कौन बताएंगे इसको? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, और बहुत सारे, डॉक्टर नवंबर सिंह ने भी, डॉक्टर नगेंद्र ने, इन लोगों ने उसे विभक्त किया है, इन आलोचकों ने, इन विद्वानों ने। तो उस कालखंड का नाम है, कोई एक बताइए। तनुप्रिया बताएगी। और सचिन नहीं, ओम, रुपेश, कोई नहीं। चलिए, हमने इसकी चर्चा की थी, तो चलते हैं तनुप्रिया के पास। बताइए तनुप्रिया। उस काल का नाम रीति काल है। वेरी गुड, रीति काल। ताली बजाइए, ताली तो बनती है। लड़कियां बाजी मार रही है। अब तक 2 प्रश्नों का जवाब लड़की की तरफ से आया है, और एक प्रश्न सचिन ने बताया। एक प्रश्न का जवाब सचिन की तरफ से आया। द्विवेदी युग।
हाँ नहीं, हमारा प्रश्न वो नहीं है। हमारा प्रश्न है कि हमने जो कविता के जो 5 उपकरण, छंद, रीति, अलंकार, गुण और रस, है ना, तो हम लोग रस भी जानेंगे आगे। अभी आज छंद जानेंगे। तो छंद किसे कहते हैं? अब हम लोग छंद की तरफ बढ़ें। छंद आचार्य पाणिनि ने, उनका सूत्र है, उन्होंने लिखा है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाणाम चक्षु। ज्योतिषामयणम चक्षु, ज्योतिषामयणम, हाँ, हस्त छंद पादौ, आचार्य पाणिनि ने लिखा है, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयणम चक्षु। हाँ, कह के उन्होंने छंद को वेद का पैर बताया। छंद क्या है? आचार्य पाणिनि के अनुसार उनका जो ये छोटा सा वाक्य है, छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद के पैर हैं। नोट कीजिए, छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य। पहला ये है। दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इस छंद की परिभाषा निहित है, वो कोई बताएगा तो बताइए। मैं बता चुका हूं जब ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही थी, याद कीजिए, हमने सब लिख कर आपको भेजा था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। हाँ, किन्हीं कारणवश, नेटवर्क के कारण या मोबाइल के अभाव के कारण या बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण बहुत सारे छात्र जुड़ नहीं पाते थे। क्योंकि तो कोई बात नहीं, मैं अभी लिख रहा हूं, अगर किसी को याद है तो आप बताइए। हाँ, वेरी गुड। यति गति और लय से युक्त पदों को छंद कहते हैं। नीतीश बता रहे हैं कि यति गति लय, यति गति और लय से युक्त पदबंध को छंद कहते हैं। वेरी गुड, ताली। अब मामला बराबर का आया है। नीतीश ने मामला बराबर का कर दिया। यति गति लय से समन्वित जो पदबंध होता है उसे छंद कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, कोई किसी से कम नहीं है। लड़कियां भी और लड़के भी दोनों समान रूप से एक साथ चल रहे हैं। क्या? हाँ, उसका सूत्र क्या है? कोई बात नहीं, तो याद करके, बहुत अच्छी बात, इन्होंने अच्छी कोशिश की है। क्या नाम है? मधु ने बहुत अच्छा बताया है, अच्छी प्रस्तुति दी है कि जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, वो तो छंद के जब हम अर्थ लिखाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक, चलते हैं छंद की तरफ। छंद पादौ वेदस्य, यानी छंद क्या है? वेद रूपी पुरुष के पैर हैं। आचार्य पाणिनि ने कहा है कि छंद क्या है? वेद रूपी पुरुष के पैर है। और वेद के हाथ क्या है? कल्प है। कल्प को वेद का हाथ बताया है ना। और ज्योतिष को क्या बताया? ज्योतिषामयणम चक्षु, ज्योतिष को क्या बताया है? चक्षु बताया है। और निरुक्त क्या है? निरुक्तम स्रोत मुच्यते,
निरुक्त को क्या कहा है? वेद का कान कहा। ये सब वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये सब और है। ज्योतिष। तो हाँ बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं, विषयांतर हो जाएगा उससे, वो एक अलग तरफ चले जाए हैं। अभी हमको छंद पर फोकस करना है। तो छंद पादौ तो वेदस्य, छंद वेद के पैर। दूसरी परिभाषा अभी उन्होंने बताया नीतीश ने, यति गति लय समन्वित समन्वित पदबंध नाम, पदबंध नाम छंद। इसको लिख लीजिए, यति गति लय समन्वित पदबंध नाम छंद। अब यहां बताइए, हाथ उठाइएगा जिनको पता होगा यति का क्या अर्थ होता है। यति का क्या अर्थ होता है? इन्होंने कहा जहां पर विराम हो, यानी विराम चिन्हों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। विराम चिन्हों को यति कहते हैं। विराम यानी फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब होता है ना, ये सब यति कहते हैं। इसको यति कहते हैं। जब हम लिखते हैं तो उसमें फुल स्टॉप का या कॉमा का प्रयोग किया जाता है, तो यति। और गति का अर्थ बताइए, गति किसे कहा गया है? गति मतलब प्रिय चाल, वे कंटिन्यूटी, निरंतरता। एक निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हाँ, गति। लय अर्थात रिदम। तो ये इन सारी चीजों का जहाँ समावेश होता है वहाँ पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? वैसे पदबंध को छंद कहते हैं। अब यह बताइए, पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त क्या नाम है? मासूम ने कितना मासूम जवाब दिया है? कैमरा के सामने आइए, खड़ा होइए, इधर आइए, बताइए अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद, शब्द ही पद है। वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो वह पद हो गया। तो पदबंध, वैसा पदबंध जिसमें यति का प्रयोग हो, गति का प्रयोग हो, रिदम का प्रयोग हो, यानी लय का प्रयोग हो, तो ऐसे पदबंध को छंद कहते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे छंद के अर्थ। लिख लीजिए, छंद के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक चीज समझ लीजिए, हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है, संस्कृत इतनी वैज्ञानिक और समृद्ध भाषा है, क्योंकि वहीं से यह हिंदी आई है, कि यहाँ एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंग्रेजी इन दृष्टिकोणों से वह बहुत ही कृपण है। वहाँ ऐसी बात नहीं है, कि हिंदी में उनकी तुलना में यह हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। ठीक है, तो चलते हैं इसके अर्थ। पहला, वेद। पद्य, पदबंध। पदबंध, अभिलाषा, बंधन। ठीक है, तो वेद, पद्य, पदबंध, अभिलाषा, बंधन, गांठ, जाल, संघात, समूह,
इसको लिखते जाइए। चाल, युक्ति, रंग ढंग, रंग ढंग, अभिप्राय, मतलब, लिख लिया। और अंतिम है कि वह वाक्य जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना का विधान, वह वाक्य, इसको ऊपर लिख देते, वह वाक्य जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना का विधान हो। लिख लिया आपने? लिख लिया? तो आगे बढ़े। इसमें आज जो हम लोग छंद देख रहे हैं ना, उसमें इसके निकट यानी वह वाक्य जिसमें वर्ण या गणना, वर्ण या मात्रा की गणना का विधान हो। आप जानते हैं कि छंद के दो भेद हैं। छंद के दो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, दो भेद हैं। वो छंद मुक्त तो वो तो बाद में वो सारी चीजें आई, तो यानी तो छंद से मुक्त है, जो छंद से मुक्त हो उसको मुक्त छंद कहते हैं। छंद से जो मुक्त है, अब देखो छंद से मुक्त हो यानी मुक्त छंद की कविताएं, छायावाद में निराला ने उसका प्रवर्तन किया था। निराला ने सबसे पहले छंद मुक्त कविताएं लिखना शुरू की। हालांकि उससे कई आलोचकों ने उससे पहले भी कई लोगों का नाम बताया, लेकिन मुख्य रूप से निराला। ठीक, लेकिन वो छंद के दो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक, तो आज हम लोग मात्रिक छंद देखेंगे। तो चलिए सुरुचि बोर्ड को साफ कीजिए। अब मात्रिक छंद में होता क्या है, मात्रा की गणना का विधान होता है ना, मात्रा की गणना का विधान होता है। चलिए एक छंद और मुख्य छंद, मात्रिक छंद में सर्वप्रमुख 2, 3, 4 छंदों को हम लोग देखेंगे, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, पहला दोहा छंद। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब बहुत अच्छा। पानी गए न पानी पानी गए गए न उड़े ऊपर है मूर्ति मानुष मानुष चूर। अब देख लीजिए, अब ये छंद है आपका दोहा छंद। दोहा छंद के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं एक, जो रीतिकालीन है। मैं हिंट देता, जो रीतिकालीन है और जिन्होंने जिनकी एक
बहुत प्रसिद्ध कृति हम सब ने उसकी चर्चा की थी, उसकी सतसई। सतसई से पहले उनका नाम बताइए। तो इस पर सरप्राइज गिफ्ट है आप लोगों के लिए, इस पर सरप्राइज गिफ्ट है। नहीं, इसमें रहीमन पानी राखिए, इसमें उनका नाम घुसा हुआ है। तो आप प्रिया बहुत तेज लड़की, लेकिन यहाँ पर इनका आंसर गलत है। अरे बिहारी सतसई, बिहारी लाल रीति काल के सबसे बड़े कवियों में से एक। लेकिन ये रहीम का है। रहीम का यह है क्या, कौन सा क्या है, दोहा छंद। दोहा छंद में क्या होता है, बहुत अच्छी बात, मासूम ने फिर सही, तुम जवाब दो तो एकदम बोल्ड जवाब दो। हाँ, बोल्ड दो, ऐसा कि बेगूसराय का प्रेजेंटेशन हो। बेगूसराय के लोग बहुत बोल्ड होते हैं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि और जगह के लोग बोल्ड नहीं होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की धरती से है यह। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि मुजफ्फरपुर रहा है। बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, आज भी वहां उनकी कुर्सी रखी हुई है जिस पर वो बैठा करते थे। मुजफ्फरपुर वहां अध्यापन वो करते थे और वहीं से मैं आया हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, दोहा छंद क्या है, मात्रिक छंद है। इसमें मात्रा की गणना का विधान है। अब जैसे देख लीजिए, अब यहाँ देखिए ये क्या है, अल्प विराम को के लिए किस चीज का प्रयोग परिभाषा में है, यति। फिर लाउडली बोलिए, थोड़ा सा जिससे आवाज आए। यति, यति है गति। कैसे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, गति है, कंटिन्यूटी है। पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन, एक रिदम भी है इसमें, लय भी है ना। यस सर। तो यह छंद है। दोहा छंद का पहला लक्षण 13 11 13 11 है ना। दोहा छंद में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण 13 का होता है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण 11 मात्रा। अब कैसे मात्रा है, आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 अंत में ये भी इसका है कि अंत में लघु होगी मात्रा, और लघु से पहले गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है, दीर्घ। दो मात्रा जहां होगी उसको गुरु कहेंगे। ये गुरु मात्रा का चिन्ह है, सिंबल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स, ये क्या है, छंद, अलंकार, व्याकरण, संधि, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ लिटरेचर। इसमें इसका गणित बहुत ही व्यवस्थित है, इसकी गणित है ना, छंद की गणित, उसके बाद व्याकरण, ये सब। किसकी, हाँ है ना, गणित है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 है ना, 11 2 13 यति है। प्रथम चरण में 1 2 2 4 2 4 7 8 9 10 11 यति है, यति है। फिर यहाँ देखिए 2 4 5 7 8 10 11 2 13 यति है। 2 4 6 1 वहाँ पे एक होगा सर, सा के नीचे एक। मानुष का सा, 2 4 6 माँ है ना, 2 100 में सर, 100 में। वेरी गुड। तो 2 4 6 7 8 2 10 और 1 11 यति है। फिर यति है, और अंत में
एक भी ये भी होना चाहिए। अंत में लघु, गुरु लघु, दोहा का यह नियम है, अंत में गुरु और लघु मात्रा होगी। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक और चीज है, नहीं ये तो छंद हम पढ़ रहे हैं ना, इस पंक्ति में एक और चीज है जो बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? इसमें अलंकार भी है। हमने कहा ना 5 कंपोनेंट्स ऑफ पोएम, इसमें छंद और अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या है? नाम हर्ष, हर्ष ने कहा श्लेष अलंकार। कैसे है बताइए, सामने आ जाइए। हर्ष के लिए सबसे पहले ताली। लड़कियां एक पॉइंट से आगे जा रही थी, इन्होंने फिर बैलेंस कर दिया। हाँ? इसमें भी बता सकती थी, लेकिन नहीं ना बताई। हर्ष बताओ। जब कोई पद एक से ज्यादा बार उपयोग हो और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम कट कर देंगे। और कोई नहीं, और कोई बताओ, परिभाषा बताओ। सचिन इसे परिभाषित करने जा रहे हैं, आइए। हाँ चलो, इनसे प्रश्न मेरा यह है कि यहाँ पर पानी गए न उबरे मोती मानसून कैसे श्लेष अलंकार है, आप बताइए। क्योंकि पानी का यहाँ अर्थ 3 अर्थ में लिया गया है। पानी का एक अर्थ यह है मोती में पानी का, यानी मोती की चमक से उसकी मतलब है। और मनुष्य के पानी, उसका मतलब मोती का पानी का मतलब उसका चमक से है। मनुष्य का पानी का मतलब उसका इज्जत है। और चूना का पानी का मतलब उसकी गारा से मैं कट कर दूंगा। सुनो, लिंग जब इसमें पूछती है, ये वीडियो जाएगा बाहर ना, तो सीधे बोलना सेंटेंस। मनुष्य के लिए, मोती के लिए पानी का अर्थ चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत, और चूना के लिए पानी का अर्थ पानी है। तो पानी लाओ। नहीं है, किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। मैं बुला रहा हूँ सचिन को। सचिन आकर कैसे इसमें श्लेष अलंकार है इसको बताएंगे। आइए, कोई बात नहीं, घंटी बजने दीजिए, बजती रखिए। हाँ, मोती में पानी का मतलब उसकी चमक है। मनुष्य में पानी का मतलब उसका इज्जत, उसकी इज्जत। हाँ, उसकी इज्जत। और चूना में पानी का मतलब उसका पानी। बहुत बहुत अच्छा। इस प्रकार आज हम लोगों ने छंद देखा, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगली कक्षा में अगला छंद मैं सोरठा पढ़ाऊंगा। सोरठा छंद, ये दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है। तो सोरठा जब हम बताएंगे तो उससे पहले मैं रिकैप्सुलेशन करूंगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस जिनका रहेगा उन्हें मैं पुरस्कृत करूंगा। इसके लिए अच्छी तरह याद करके आइएगा, ठीक है।